नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 का है ये। तो आप भले सीबीएसई में हो या आरबीएसई में या किसी भी स्टेट बोर्ड में अगर एनसीईआरटी कोर्स चलता हो तो आपके लिए हेल्पफुल है चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना ये फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फसल है, फसल क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे फसल का उत्पादन किस प्रकार से होता है और प्रबंधन किस हिसाब से होता है। तो फसल किसे कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे फसल की डेफिनेशन। तो फसल किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले फसल की डेफिनेशन देखेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही प्रकार के एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका खेत है, ये बॉक्स जो है ये आपका खेत है। या तो आप क्या करोगे, किसी एक कोई भी किस्म, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, ठीक है, उसके पौधे लेके आ गए और उस पूरे खेत में उसके पौधे उगा दिए आपने। या फिर आपने इस खेत के एक बहुत बड़े भाग में, जैसे आधे खेत में, उस पौधे को उगा दिया। ठीक है, इसके पौधे लगा दिए आपने जितने भी लगे। तो इन सब पौधों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये गेहूं की फसल है या फिर ये मक्के की फसल है। ठीक है ना, जिसके पौधे होंगे। अगर आपने अपने घर में एक दो पौधे लगा रखे हैं तो उसको फसल नहीं बोल सकते आप, कि ना कि हमने ये फसल उगा रखी है। फसल नहीं है वो, तो पहले एक दो पौधे लगा दिए आपने वहाँ पे, वो फसल नहीं। तो भूमि के बहुत बड़े भाग पर एक ही किस्म के पौधे लगाए जाते हैं ना, तो उन सबको अपन क्या बोलते हैं कि ये फसल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो। ठीक है, कि आपका जो भी खेत है या तो आप उस पूरे खेत में गेहूं के पौधे उगाओ, ये उसके बहुत बड़े भाग में आप उस गेहूं के पौधे को उगाओ, लगभग आधे खेत में या आधे ज़्यादा खेत में। ठीक है, फसलें दोस्तों कितने प्रकार की होती है, फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां, फल। ठीक है, अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं इनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है और देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, भारत में अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है, उस आधार पे फसलों को अलग अलग दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक खरीफ की फसल और एक है रबी की फसल। ठीक है, पहली फसल आपकी है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, ठीक है, फसलों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है भारत में। ठीक है, एक खरीफ है, एक रबी। खरीफ की फसल क्या होती है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, और भारत में वर्षा ऋतु कब रहती है, जून से सितंबर के मध्य में। ठीक है, जून से सितंबर तक। इनमें कौन कौन सी फसलें होती है, जैसे धान है, ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब खरीफ की फसलों में आती है। ठीक है, फिर देखेंगे रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल इस जनरली दोस्तों शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, रबी की फसल क्या होती है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। ठीक है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सब रबी की फसलों के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, भाई जून से सितंबर के मध्य आपने कौन सी फसल उगा ली, खरीफ की। ठीक है, फिर आपने अक्टूबर से मार्च तक कौन सी फसल उगा ली, रबी की फसल। तो मार्च से लेकर जून तक, अप्रैल, मई, जून, ये लगभग दो तीन तीन चार महीने आपके पास खाली रह गए ना। इन महीनों में क्या होता है, कुछ किसान, ठीक है, सभी तो नहीं उगाते, दालें वगैरह, सब्जियां वगैरह, ठीक है, या फल फ्रूट वगैरह उस खेत में उगा लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था होती है वो उगा लेते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। ठीक है, या फिर अपने सब्जियां वगैरह, ककड़ी वगैरह, टमाटर वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे देखेंगे अपन अब आधारित फसल पद्धतियाँ।
आगे के देखेंगे दोस्तों आधारिक फसल पद्धतियाँ, ठीक है, कि फसल को किस प्रकार से क्या उगाया जाता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक अवधि में करने पड़ते हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे उसको अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, अनेक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है समय समय पर, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप कार्य कृषि पद्धतियाँ, ठीक है, इन क्रियाकलाप को अपन क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियाँ बोलते हैं, जो आगे दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। देखेंगे ये सब, देखो ये सब क्रियाकलाप उसको करने पड़ते हैं, ये सब एक्टिविटी करनी पड़ती है फसल उगाने से पहले। क्या क्या करना पड़ता है, देखो फसल उगाने में ये सारे काम करने पड़ते हैं किसान को। पहला काम मिट्टी को तैयार करना, फिर उस फसल के जो बीज है उसकी बुआई करना, फिर उसमें उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, उसकी पानी देना, उसमें खरपतवार से रक्षा करना उसकी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। फिर कटाई, फिर उसका स्टोरेज भंडारण करना, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज़ को करनी पड़ती है फसल उगाने में, ठीक है ना। मिट्टी को तैयार करने से लेकर उसको स्टोरेज करने तक, बेचने तक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने में देखेंगे दोस्तों क्या करना पड़ता है उसको। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना ये उसका प्रथम चरण है, ठीक है ना। मिट्टी को पलटना, उसे पोला बनाना, ये कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या होती है, जो फसल होती है उसकी जड़ें भूमि में अत्यधिक गहराई तक जाती है, ठीक है ना, अधिक गहराई तक जाती है। और पोली मिट्टी में गहराई में दसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जो पोली मिट्टी है, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। जो पोली मिट्टी है वो जो मिट्टी के अंदर जो केंचुए और सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, ठीक है, जो कि किसान के क्या होते हैं, मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और उलट कर पोला करते रहते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया दोस्तों, ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, ठीक है, एक वर्ड आया आपके पास में ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, देखो ह्यूमस क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी लेयर आपने देखी होगी, खेत की ऊपरी जो फसल जहाँ उगाते हैं ना उसकी ऊपरी लेयर होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी जैविक अवशिष्ट रहते हैं, जैसे चाहे वो पशु पक्षियों के हो या फिर पेड़ पौधों के हो, वो जो जैविक अवशिष्ट रहते हैं वो मिट्टी में विघटित होकर एक खाद के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। और तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जैविक खाद की जैसे एक तरीके से चीज़ है, एक काली काली सी लेयर बन जाती है मिट्टी के ऊपर, ठीक है ना। जब ऐसा मिट्टी है उसमें आपने खाद डाल दी तो भी काली काली सी लेयर बन जाएगी। तो वो जो खाद है वो भी किसकी खाद बनती है, किसकी है भाई, जैविक अवशिष्टों से तो खाद बनती है ना, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी जो मान लो खेत के अंदर भी कोई जैसे जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पत्तियां वगैरह है, वो कचरा वगैरह है, वो फिर उसमें मिट्टी के साथ विघटित वगैरह होके, ठीक है, उससे जो एक खाद जैसी चीज़ बन जाती है, काली सी एक परत सी बन जाती है मिट्टी के ऊपर, उसको ह्यूमस बोलते हैं अपन, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये तो था मिट्टी को, ठीक है, ये बाकी सब नॉर्मल बातें हैं सारी। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जुताई। मिट्टी की जुताई क्या होता है दोस्तों, मिट्टी को उलट पुलट कर उससे पोला करना क्या कहलाता है, मिट्टी की जुताई करना कहलाता है। इसे हल चलाकर करते हैं, ठीक है ना। किसान इसको किससे करता है, हल चलाकर। अभी जो हल होते हैं ये लकड़ी के या लोहे के बने हो सकते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई करने से पहले उसमें पानी भी देते हैं, ठीक है। पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो उसमें हल चल नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें पाटल की सहायता से, पाटल का मतलब है कोई भी एक ऐसा चीज़, लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो चाहे पत्थर वगैरह किसी चीज़ की भी हो, जिससे आपको बस वो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले आपको उनको फोड़ना है, ठीक है ना। तो जो फोड़ने वाली चीज़ है उसका नाम पाटल है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। भाई आपने खेत की जुताई कर ली तो उसमें कुछ है ना मिट्टी सूखी रहती है तो उसके कुछ बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, उन ढेलों को फोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो बुआई करनी है आपको या फिर सिंचाई करनी है फिर उसके बाद में, बुआई के बाद में, तो मिट्टी समतल होगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और ये कार्य मिट्टी को मतलब समतल करना किससे किया जाता है, पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है,
इस जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं दोस्तों, ठीक है, या कई क्षेत्र विशेष में क्या करते हैं किसान, फसल को बोने से पहले जुताई करते हैं ना, तो जुताई से पहले खाद डाल देते हैं। फिर क्या होता है, जब उसकी जुताई करता है किसान, तो जब उसकी जुताई करता है तो वो खाद उसमें मिट्टी से जो ऊपरी लेयर होती है ना, वो मिट्टी की जहाँ जहाँ हल चला है उसमें अच्छे से मिल जाती है। फिर उसमें पानी देता है वो, और फिर उसमें अच्छे से बुआई करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, खाद भी मिल गई, पानी मिल गया, और मिट्टी को आराम से समतल कर दिया, ठीक है, पाटल आदि की सहायता से, फिर उसमें अच्छे से वो फसल को बोता है, ठीक है। आगे देखेंगे कृषि औजार। कृषि में कौन कौन से औजार काम आते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। इसे अपन बोलते हैं हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ठीक है, ये सब प्रमुख औजार है मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, ठीक है ना। मतलब स्पेशली ये जो मिट्टी की जुताई होती है उससे रिलेटेड उपकरण ही है, ठीक है ना। हल आप देख पा रहे हैं, ये हल है, ठीक है। इनको पढ़ेंगे आप अलग अलग। सबसे पहले देखेंगे हल। हल एक प्राचीन काल से ही हल्का, देखो प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये औजार लकड़ी का बना होता है। अभी दिखाया था आपको, हल लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, अभी और दिखा देंगे। लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या किसी अन्य पशुओं द्वारा, जैसे घोड़ा है, ऊँट, इनकी सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे अपन फाल कहते हैं। एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जो नीचे है ना, उसको मिट्टी को जो खोदने का काम करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फाल। ऊपर तो लकड़ी का होता है, ठीक है। हल का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। अभी आपको डायग्राम में और दिखा देंगे। इसके एक सिरे का हैंडल होता है, एक सिरे पे हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। अब जो हैंडल होता है ना, उसे किस खा देते हैं, बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, या दो बैल, एक जोड़ी का मतलब दो बैल, ये फिर आदमी वगैरह जो भी है उसको खींचना पड़ता है फिर ताकि वो हल मिट्टी को खोद वगैरह पाए। अब देखो आगे, आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं, ठीक है भाई। लोहे के हल आ गए हैं आजकल, तो अब वो सारा उसमें पूरा सिस्टम लोहे का ही होता है, ठीक है। फाल वगैरह जो हल सेफ्ट वगैरह जो भी है, लकड़ी की जगह पूरा लोहे का एलिमेंट होता है। आगे देखेंगे कुदाली। ये भी एक औजार है कृषि में काम आने वाला। देखो, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो क्या होता है, ये अपने कुदाली आ गई, ठीक है। एक सिरे पर तो ब्लेड हो गई उसकी, ठीक है, और दूसरे सिरे पे ये जोड़ होता है, ठीक है ना। इसको बैल द्वारा या आदमियों द्वारा खींच लिया जाता है। तो ये भी एक मिट्टी को जुताई करने का या उसमें खाद वगैरह देने का, उसमें मिलाने का ये एक साधन है कुदाली, ठीक है। पशु द्वारा भी खींचा जा सकता है, आदमी भी खींच सकते हैं, वही सेम सिस्टम है, वही खींचने वाला ये आ गया ना। आगे देखेंगे अपन, ये देखो ये मुड़ी हुई प्लेट है, ये भूमि के अंदर जाती है, ठीक है ना, ज़मीन में। और जो हल था वो आपको दिखाया था, हल जैसा ये कुछ है, ये हल आपको देखो ये रहा, ये हल है, ठीक है ना। आगे देखेंगे कल्टीवेटर, ठीक है ना भाई। आजकल तो कल्टीवेटर चल रहा है, ये सब तो पहले चलते थे। कल्टीवेटर क्या होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम, ठीक है ना, एवं समय दोनों की बचत होती है। काम भी करना पड़ता है, ठीक, कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। ये जो पीछे है ये कल्टीवेटर है, इसमें लोहे के उपकरण लगे रहते हैं जो मिट्टी की जुताई करने का काम आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बुआई। भाई मिट्टी की जुताई हो गई, अब समतल वगैरह कर ली उसको, अब उसमें करेंगे अपन, बोएंगे क्या, बीज। देखेंगे बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई जो है ये फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ तथा स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बुआई क्या होता है, जो भी फसल बोनी है ना,
उसके अपन बीज ले आते हैं मार्केट से, ठीक है, साफ सुथरे और स्वस्थ बीज लाते हैं, और किसान उस किस्म के बीज लाता है जिससे अधिक उपज होती हो, ठीक है। तो जो उसके बीज लाते हैं उनको बोना ही क्या होता है, वही होता है, मिट्टी में उनको डालना, ठीक है। ये इस प्रकार का कुछ ऊपर कीप लगी होती है, ठीक है, और ये नीचे यहाँ से बीज इस मिट्टी में जाते रहते हैं, उसके ऊपर वापस मिट्टी पड़ती रहती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी इसको डिटेल से। तो बुआई करने का देखो, बुआई करने के औजार कौन कौन से हैं। एक तो परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। आपको बताया था ऊपर कीप सी लगी हुई थी वो, ठीक है, अभी और दिखा देंगे। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बताया था, ये ऊपर कीप लगी हुई है, ठीक है, नीचे यहाँ 2-3 ऐसे इसके पाइप होते हैं लोहे के, और ये मिट्टी को भेजते रहते हैं, और इसमें से बीज अंदर जाते रहते हैं, और वापस से उसके ऊपर मिट्टी आती रहती है, और वो बुआई हो जाती है, ठीक है। ये पारंपरिक तरीका था पहले का है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे अपने पास में सीड ड्रिल, ठीक है, जो कि आजकल ट्रैक्टर वगैरह से किया जाता है, सीड ड्रिल। यहाँ ऊपर एक पेटी होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ट्रैक्टर में अगर गाँव वगैरह में, ऊपर क्या होती है, पेटी होती है, ठीक है ना, उस पेटी में बीज डाल देते हैं, वहाँ से सारे बीज देखो यहाँ से निकल के आके इस पाइप से फिर इन अलग अलग इनमें से निकल जाते हैं, ये अलग अलग लगे हैं नहीं है, और वो सब अंदर चल जाते हैं फिर पाइपों से। तो उसमें तो 2-3 निकल पा रहे थे, यहाँ से देखो कितने 10-20 एक साथ निकल रहे हैं कम से कम, ठीक है। तो करीबन 10 गुना काम हो गया उतने ही समय में। आगे देखेंगे सीड ड्रिल। देखो ये सीड ड्रिल क्या होता है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। भाई बीज देखो, इनके बीज की देखो डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, तो दूरी समान होगी बीजों में, और समान दूरी होगी तो अच्छे से उनको हवा रोशनी वगैरह अच्छे से मिल पाएगी, सूर्य का प्रकाश वगैरह, ठीक है ना, और अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है, अच्छे से वो बढ़ पाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। अब इसमें दोस्तों इस प्रकार का कुछ सिस्टम होता है कि देखो बीज अंदर भी जाता रहता है और वापस से मिट्टी उनके ऊपर पड़ती रहती है, ठीक है। इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। होता है कि जब बुआई होती है ना, गाँव वगैरह में आपने देखा होगा खेतों में जब बुआई होती है तो जो ये ट्रैक्टर आगे आगे चलता रहता है, और वो इस सीड ड्रिल के पीछे पीछे पक्षी रहते हैं कम से कम 10-5। अब वो पक्षी क्या करते हैं कि कोई ना कोई बीज ऐसा ऊपर रह जाए उसको खा लें, ठीक है, उनके दाने हाथ लग जाते हैं वो, तो इससे वो चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ से मिट्टी में बीज अंदर चल जाते हैं और वापस से उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, ताकि वो पक्षी उनको खा नहीं पाते, ठीक है, अच्छे से उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है, ठीक है ना। और इससे अगर बुआई करेंगे तो आपको पता है कि जो कीप वाला तरीका था वो, उसमें तो 2-3 बीज निकल पा रहे थे और 2 आदमी लगे हुए थे उसको खींचने में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला होता है वही सारा काम कर देता है, एक बार पेटी में बीज भर देते हैं, ठीक है, और एक साथ 10 से 20 बीज निकलते हैं, और वो आराम से बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे अच्छे से बुआई हो जाती है उनमें। तो काम भी कम करना पड़ता है, ठीक है, और कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए तो कल्टीवेटर अच्छी बातें बन ली है, सीड ड्रिल जो है ये अच्छी बात है, क्योंकि इनमें प्रॉपर डिस्टेंस रह पाती है उनके बीच में, ताकि उनको प्रकाश वगैरह अच्छे से मिल पाए, ठीक है। डिस्टेंस रहना क्यों जरूरी है उनके बीच में, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ठीक है, इसलिए उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है। ये अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। अब बाई चांस मान लो कोई बीज पड़ी भी जाए ऐसे, तो होता क्या है, फिर किसान जो उसमें ऐसे जो पौधे होते हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है ना, जिससे काफ़ी घने हो रहे हों, तो उनको फिर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब वो उग जाते हैं तो जब वो दिखते हैं, फिर दिखने लग जाते हैं, तो फिर किसान क्या करता है, उनको एक्स्ट्रा पौधों को निकाल देता है, ठीक है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। मिट्टी की आपने जुताई कर ली, फिर उसमें बुआई कर ली, अब उसमें खाद और उर्वरक मिलाना होगा। तो भी खाद और उर्वरक क्या होता है, देखो,
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? खाद और उर्वरक में बोलते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? खाद और उर्वरक बोलते हैं अपन। आगे देखेंगे डिटेल से इनके बारे में। देखो, यहाँ फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में किसान खाद देते हैं और खाद देने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को अपन खाद देना बोलते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अपर्याप्त खाद देने से क्या हो जाते हैं? पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से खाद नहीं दोगे उनके अंदर तो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है ना। खाद एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या होता है वो देखो, खाद एक कार्बनिक मतलब जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक है ना। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देता है तो जिससे उनका अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी आपने 6th क्लास वगैरह में पढ़ा है वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह केंचुए द्वारा जो खाद बनती है उसको। आगे देखेंगे। अब देखें दोस्तों, उर्वरक किसे बोलते हैं? ठीक है, खाद हो गया, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। वो कार्बनिक पदार्थ था मतलब जैविक पदार्थ था। उर्वरक एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? देखो, उर्वरक क्या होते हैं? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखो, जैविक खाद जो होती है वो तो कहाँ बनाई जाती है? खेतों में बना लेते हैं। वो जंतु अपशिष्ट, पौधों के अपशिष्ट वगैरह उनको डाल देते हैं और सड़ गल के उसमें फिर विघटित होके, ठीक है, और कुछ में सूक्ष्म जीवाणु वगैरह मिट्टी में जो रहते हैं उनको अपघटित कर देते हैं और खाद बन जाती है, उससे उसको डाल देते हैं वो। ठीक है, गोबर वगैरह की जो बनती है। दूसरी, ये जो उर्वरक होती है क्या होती है? ये फैक्ट्रियों में बनती है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ये फैक्ट्री में तैयार की जाती है। इनके उपयोग से, आगे देखेंगे, इनके उपयोग से गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। अत्यधिक देखो हर चीज़ की बेकार है। अब मान लो अपन ने ज़्यादा उसमें ये उर्वरक डाल दी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है ना, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है, मिट्टी प्रदूषण का, जल प्रदूषण का स्रोत हो जाता है फिर। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण का स्रोत कैसे है? उर्वरक कहाँ बनता है? आप कहोगे सर मिट्टी प्रदूषण तो मान लेते, जल प्रदूषण कैसे हो गया? देखो सर, उर्वरक कहाँ बनता है? ये उर्वरक बनता है फैक्ट्रियों में। अब जो फैक्ट्रियों में उर्वरक बन रहा है तो उनसे कुछ अपशिष्ट भी निकलते हैं, भाई कुछ कचरा भी निकलता है बेकार, उसको नदी नालों वगैरह में छोड़ा जा रहा है, जैसे जल प्रदूषित हो रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा यूएस वगैरह में, इन्वायरमेंट वगैरह में आप पढ़ते हो, पर्यावरण वगैरह में। ठीक है, 5th क्लास तक चीज़ें आपने पढ़ी है। तो जल प्रदूषण का स्रोत कैसे बन गया उर्वरक, वो आपको पता है। ठीक है, और मिट्टी प्रदूषित तो फिर वो कर ही देते हैं क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है अत्यधिक उपयोग से इनके उर्वरकों के। आगे देखेंगे। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या फिर 2 फसलों के बीच में कुछ समय के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई भी फसल नहीं उगानी चाहिए। ठीक है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन तथा एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना, भाई खाद का उपयोग करोगे, जैविक खाद का उपयोग अगर आप करोगे तो मिट्टी के गठन में मतलब मिट्टी अच्छी रहेगी। ठीक है, उसमें जल अवशोषण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और जल ज़्यादा अवशोषित कर पाएगी मिट्टी वगैरह। ठीक है, तो अच्छे से फसल ग्रोथ होगी उसमें। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। खाद से मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक नया तरीका है फसल चक्र। ठीक है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति मतलब अच्छे से उनकी बनी रहे, पोषक अच्छे स्तर पर बने रहे, तो इसके लिए इसमें तरीका है फसल चक्रण। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। एक फसल के बाद में, जैसे आपने एक फसल उगा दी खेत में, उसके बाद दोबारा वही फसल मत उगाओ, दूसरी फसल उगाओ उसमें, फिर एक दूसरी फसल उगाओ। तो सबका क्या होता है कि जैसे
पोषण लेने का अलग अलग तरीका, इसको कम पोषण की जरूरत पड़ती है, मान लो इसको ज़्यादा पड़ती है, तो फिर वो मेंटेन होता रहता है। ठीक है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में देखो क्या होता था पहले, उत्तर भारत में पहले फलीदार चारा उगाते थे एक ऋतु में, फिर दूसरी ऋतु में क्या उगाते थे, गेहूं वगैरह। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था। ठीक है। और किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार, जिन्हें क्या बोलते हैं, लेमिनिन्स, पौधों की जड़ों की ग्रंथिकों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। आगे देखेंगे, फलीदार पौधों में पाया जाता है ये, मटर वगैरह में स्पेशली। आगे देखेंगे उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। ठीक है। उर्वरक और खाद में बेसिकली अंतर क्या है वो देखेंगे। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, एक मानव निर्मित लवण है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो मशीनों से तो बनाते, लेकिन बनाते तो मानव के हिसाब से है ना भाई, कितना क्या डालना है। ठीक है ना। खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये खेतों में बना ली जाती है खाद। ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होते। भाई उर्वरक से कैसे प्राप्त होंगे, मैंने आपको बताया था। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, जो भी जंतु अवशेष होते हैं या फिर पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके विघटन से जो खाद जैसी कोई चीज़ बन जाती है, जैविक खाद, उसको ह्यूमस बोलते हैं अपन। ठीक है ना। तो लेकिन इससे तो होंगे ही, क्योंकि खाद में तो है ही वो सब चीज़ें। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम रहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे खाद के लाभ। ठीक है। खाद के लाभ देखेंगे। खाद के लाभ क्या क्या होते हैं देखें। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद क्या होती है, उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। किस लिए, ऐसे क्या रीजन है देखेंगे। पहला रीजन, इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता वृद्धि होती है। ठीक है ना भाई, खाद अपने ऊपर भी पढ़ा था अपन ने, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद वगैरह में भी जीवाणु रहेंगे जो भी मिट्टी को विघटित वगैरह काम करते हैं। ठीक है ना, पोषक तत्व वगैरह को मेंटेन कर रखते हैं, तो उससे उसमें वृद्धि होती है मिट्टी में। ठीक है ना। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा देखो, मिट्टी की जुताई करना, मिट्टी की बुआई करना। ठीक है। फिर उसमें खाद और उर्वरक देना। आगे के जो टॉपिक्स हैं 3-4 टॉपिक्स, वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।